नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम कक्षा 12th का विषय पढ़ रहे हैं व्यवसाय अध्ययन, जिसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर 17 वित्तीय प्रबंध। सरल शब्दों में देखा जाए तो प्रबंध क्या होता है? प्रबंध किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए जो भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, जो भी हमने तरीके निर्धारित किए हैं, उन्हें सुचारू रूप से लागू करना, उनकी एक नई व्यवस्था बनाना, ताकि जो कार्य है वो अच्छे तरीके से हो सके और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो उसकी प्राप्ति हो सके। तो वित्तीय प्रबंध क्या है कि वित्त से संबंधित जो भी कार्य है, कि वित्त कहाँ से एकत्रित होगा, उसके कोष क्या क्या होंगे और उसका उपयोग किन किन जगहों पर किया जाएगा, उसके क्या क्या विकल्प हैं, इन सब के बारे में जब निर्णय लिया जाता है तो उसे वित्तीय प्रबंध कहा जाता है। कि प्रत्येक व्यवसायी को फर्म को व्यावसायिक क्रियाकलापों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि कोई भी कार्य हो, चाहे व्यवसाय है या कोई भी हम कार्य करते हैं, तो उसके कार्य को सफलतापूर्वक यानी अच्छे तरीके से वो कार्य कब हो सकता है, जब हमारे पास उसको करने के लिए आवश्यक रूप से वित्त हो। तो व्यावसायिक फर्म को भी जो भी उसके व्यावसायिक क्रियाकलाप हैं, जो कार्य हैं, उसको करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। तो वह वित्त कहाँ से ले और उनका उपयोग किस तरीके से करे, इन सब के बारे में जब वो निर्णय लेता है तो उसे वित्तीय प्रबंध कहा जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। कि परंतु उसे आवश्यक कोष की अनुमानित राशि का निर्णय करने कि जब वो जो कार्य कर रहा है अपने व्यवसाय में, जो उसने योजनाएं बनाई हैं और उस योजना के अंतर्गत जो भी कार्य उसे करने हैं, उन्हें करने के लिए कितने कोष की आवश्यकता है, उसकी एक वह अनुमान लगाता है। तो जो अनुमानित राशि है उसका निर्णय लेने में, और वह जो राशि है उसको प्रयोग वह कैसे उसका प्रयोग करेगा और उसे प्राप्त कहाँ से करेगा। पहले उसने राशि का निर्धारण कर लिया कि जो कार्य है, जो परियोजना है, उसको करने के लिए कितनी कोष की आवश्यकता होगी, फिर वह राशि आएगी कहाँ से, उसके प्राप्त करने का तरीका क्या होगा, और उसके प्रयोग करने के संबंध में जो भी वह निर्णय लेता है उसे वित्तीय प्रबंध कहते हैं। यानी वित्त प्राप्त करना, उसका उपयोग करना, उन सब के संबंध में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसे वित्तीय प्रबंध कहा जाता है। वित्तीय प्रबंध के क्या उद्देश्य हैं, यानी एक व्यवसायी जो है क्यों वित्तीय प्रबंध करता है, क्यों योजना बनाता है, उसके उद्देश्य क्या है। तो स्वामी को अधिकतम प्रत्यय देना। यदि एक व्यवसायी वित्तीय प्रबंध एक योजना बनाता है, एक तरीके से निर्धारित करता है कि वह कोष कहाँ कहाँ से प्राप्त करेगा, वह स्वयं के द्वारा कितना पैसा व्यवसाय में लगाएगा, ऋण कहाँ कितना लेगा वह, या फिर अन्य स्रोतों से वह किस प्रकार से कोष एकत्रित करेगा, ताकि जो भी उसको लाभ हो, जो भी उसको रिटर्न मिले परियोजना से, वह अधिकतम हो। तो इन सब के कारण, इन सब के लाभ को प्राप्त करने के लिए वह पहले से ही इसका अनुमान लगाता है। इसलिए स्वामी को अधिकतम प्रत्यय प्राप्त होने के लिए वित्तीय प्रबंध किया जाता है। कोषों का प्रभावशाली उपयोग करना, कि जो भी कोष हैं, जो भी कोष आएंगे उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, उसका निर्धारण अगर पहले से ही कर लिया जाता है तो उनका जो उपयोग है बाद में जब हम योजना लागू की जाती है तो उन कोषों का प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया जा सकता है। वित्त एवं लाभांश के संबंध में निर्णय। विनियोग, वित्त व लाभांश के संबंध में निर्णय। विनियोग निर्णय, इसके अंतर्गत संस्था के चालू संपत्तियों व स्थायी संपत्तियों में विनियोग का निर्णय लिया जाता है। कि जो संस्था है, जो भी उसका जो विनियोग किया जाएगा उसके कोषों का, स्थायी संपत्तियों में, और जो कार्यशील जो इसकी संपत्तियां हैं, जो उसकी चालू संपत्तियां हैं, उसमें उन कोषों का विनियोग किस प्रकार से किया जाना है, इनके संबंध में जब निर्णय लिया जाता है तो उसे विनियोग निर्णय कहा जाता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत 3 प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं: विनियोग निर्णय, वित्तीय निर्णय और लाभांश निर्णय। वित्त का प्रबंध कर लिया, अब वह जो वित्त प्राप्त किया है उसका विनियोग किस तरीके से किया जाए, उसका इन्वेस्टमेंट किन किन संपत्तियों में किस किस तरीके से किया जाए, इसका निर्धारण करना, इसका निर्णय लेना विनियोग निर्णय कहलाता है। वित्तीय निर्णय, वित्त से संबंधित निर्णय, कि इसमें कंपनी की स्वामी पूंजी
व ऋण पूंजी का अनुपात ज्ञात करना होता है। कि एक अनुमानित कोष निर्धारित कर लिए कि कोष कितने होंगे, लेकिन उन कोषों में हिस्सा स्वामी का कितना होगा यानी स्वामी पूंजी कितनी होगी, और दूसरा ऋण कितना लिया जाएगा यानी ऋण का अनुपात कितना होगा। उन दोनों से मिलकर जो पूंजी तैयार होती है उसे पूंजी संरचना कहा जाता है। कि जो कोष है वो स्वामी पूंजी और ऋण पूंजी इन दोनों का अनुपात उसमें कितना रहना चाहिए। लाभांश निर्णय, यह निर्णय लाभों के विनियोग से संबंधित है। ये निश्चित करना कि लाभ का कितना भाग लाभांश के रूप में बांटा जाए तथा कितना भाग संचय के रूप में रखा जाए। यानी जो भी लाभ प्राप्त हो रहे हैं अब उनमें से कितना हिस्सा अंशधारियों को लाभांश के रूप में दिया जाए या पूरा बांट दिया जाए या उसका कुछ हिस्सा अलग से संचय के रूप में रख लिया जाए, इन सब बातों का निर्धारण एक कंपनी लाभांश के निर्णय के अंतर्गत करती है। तो 3 प्रकार के निर्णय किए जाते हैं, विनियोग निर्णय, वित्त निर्णय और लाभांश निर्णय। अब वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन क्या होता है? वित्तीय नियोजन से तात्पर्य व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, उनको प्राप्त करना व उनके उपयोग संबंधी निर्णय लेना होता है। नियोजन का मतलब ही क्या है कि जो भी आपका जो कार्य है उसके संबंध में पहले से ही योजना बना लेना, यानी जो वित्त संबंधी जो व्यावसायिक उपक्रम को वित्त की आवश्यकता है उसके संबंध में जरूरी जो आवश्यकताओं का अनुमान लगा लेना, फिर उसको प्राप्त करना और उसको उपयोग करने संबंधी इन सभी बातों का निर्णय लेना वित्तीय निर्णय कहलाता है। वित्तीय नियोजन के उद्देश्य क्या है? जो भी वित्तीय निर्णय लिए गए हैं या जो भी वित्तीय नियोजन किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? योजनाएं क्यों बनाई जाती है? कि स्थायी व कार्यशील पूंजी की मात्रा का निर्धारण करने के लिए, कि एक संस्था में जो भी व्यावसायिक क्रियाकलाप होंगे, जो भी कार्य किए जाएंगे उसमें स्थायी पूंजी की आवश्यकता कितनी है और कार्यशील पूंजी की मात्रा कितनी जरूरत पड़ेगी, कितनी कितने कोषों की आवश्यकता पड़ेगी, इस बात का निर्धारण करने के लिए वित्तीय नियोजन किया जाता है। ऋण समता मिश्रण का निर्धारण करना, कि एक जो पूंजी संरचना है उसमें ऋण की राशि का निर्धारण और समता की राशि यानी स्वामियों की राशि का निर्धारण करना भी इसका उद्देश्य होता है। पर्याप्त नगद धन को सुनिश्चित करना, यह भी सुनिश्चित करना कि एक संस्था के पास, एक कंपनी के पास नगद की व्यवस्था हो, यानी पूरा का पूरा जो है यह कोषों में ही या संपत्तियों में ही विनियोग नहीं कर दिया जाए, बल्कि कुछ राशि नगद में अलग से व्यवस्थित रखी जा सके ताकि भविष्य की आकस्मिक परिस्थितियों में उसको उपयोग में लिया जा सके। कोषों के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करना और यह योजना बनाना कि जो भी कोष एकत्रित किए गए हैं उनका उपयोग अधिकतम किया जा सके ताकि जो भी प्रत्यय मिले वह भी अधिकतम हो। अच्छे वित्तीय नियोजन के आवश्यक तत्व क्या है? यानी जब एक योजना बनाई जाती है, वित्त से रिलेटेड जो भी योजना बनाई जाती है उस योजना को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, यह एक अच्छे वित्तीय नियोजन के अंतर्गत आता है। तो जो भी योजना है वह सरल होनी चाहिए, समझने लायक होनी चाहिए, ताकि उसको लागू करना भी क्या रहे, आसान रहे। तो जो भी योजना है वो सरल होनी चाहिए। योजना व्यवसाय की दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता को पूर्ण करने वाली हो, यानी जो भी योजना बनाई जाए वह ये ध्यान में रख के बनाई जाए कि जो व्यवसाय की दीर्घकालीन आवश्यकताएं हैं वह भी इससे पूरी हो, कि भविष्य में यदि कोई आवश्यकता पड़े तो उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। योजना में लचीलापन होना चाहिए ताकि परिस्थिति के अनुसार उसको समायोजित किया जा सके, यानी योजना इस तरीके से होनी चाहिए, लोचदार होनी चाहिए, ताकि भविष्य में यदि उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है उस योजना के अंतर्गत तो उसमें परिवर्तन किया जा सके। यानी इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए कि परिस्थिति के अनुसार बदली ना जा सके, यानी योजना में लचीलापन होना चाहिए। वित्तीय योजना वित्तीय कोषों के संतुलित प्रयोग पर आधारित होनी चाहिए, कि जो भी कोष है, वित्तीय कोष है, उनका उपयोग संतुलित तरीके से हो सके, इस तरीके की वित्तीय योजना बनाई जानी चाहिए। कोषों को एकत्रित करने की लागत न्यूनतम होनी चाहिए।
जो भी कोष एकत्रित किए जा रहे हैं, या तो स्वामी लगा रहा है या ऋणों से जो कोष प्राप्त किए जा रहे हैं, तो जो कोष प्राप्त किए जा रहे हैं उनकी लागत न्यूनतम होनी चाहिए। यानी हमने बहुत अधिक ऋण ले लिया है तो उस पे ब्याज बहुत अधिक देना पड़ेगा, और यदि अंश बहुत अधिक ले लिए हैं तो लाभांश उन पे देना पड़ेगा। तो उन दोनों में संतुलन होना चाहिए। फर्म के कोषों का विनियोजन इस प्रकार से हो कि आवश्यकता पड़ने पर इसे नकद में परिवर्तित किया जा सके। यानी जो भी कोष है उनका विनियोजन इस तरीके से किया जाए कि जब भी जरूरत पड़े तो फर्म उसको क्या कर सके, नकद में परिवर्तित कर सके। तो वित्तीय नियोजन का महत्व, इसका महत्व क्यों है, क्यों एक योजना बनाई जाती है, इसका महत्व क्यों होता है, एक योजना बनाने का एक कंपनी है या फर्म है उसको क्यों आवश्यकता पड़ती है कि वह योजना बनाए। तो वित्त की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए, जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ लिया है कि वित्तीय योजना क्यों बनाई जाती है, ताकि जो भी आवश्यक राशि है, जो भी योजनाएं हैं, उनके लिए जो अनुमानित राशि है उसका पहले से ही एक लगभग निर्धारण कर लिया जाए। तो वित्त की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए योजना बनाई जाती है। एक सुदृढ़ पूंजी संरचना बन सके, जो ऋण पूंजी है, जो समता पूंजी है, वो उनका एक अनुकूलतम मिश्रण बन सके, इसके लिए एक सुदृढ़ जो है पूंजी संरचना बन सके, इसके लिए वित्तीय योजना बनाई जाती है। कोषों का उचित प्रयोग, जो भी कोष है उनका उचित प्रयोग किया जा सके। वित्तीय क्रियाओं पर नियंत्रण, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वित्त संबंधी उस पर उचित नियंत्रण करने के लिए वित्तीय योजना बनाई जाती है। और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाना, ये है भी वित्तीय नियोजन का एक उद्देश्य होता है, महत्व होता है। पूंजी की आवश्यकता के प्रकार, कितने प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी व्यावसायिक फर्म में दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी जो एक स्थायी रूप से व्यवसाय में विनियोजित रहती है, लंबे समय तक जिसका उपयोग व्यवसाय की संपत्तियों में किया जाता है। और कार्यशील पूंजी जो कम समय के लिए होती है, जो दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए व्यवसाय में प्रयोग में लाई जाती है, जो 1 वर्ष तक की समय के लिए काम में ली जाती है, उसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता क्यों होती है, इस प्रकार की पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए होती है। ये जैसे कि हमने देखा कि जो स्थायी पूंजी है, इसकी आवश्यकता जो व्यवसाय की दीर्घकालीन आवश्यकताएं हैं, जो बड़ी, जो लंबे समय तक, ऐसी आवश्यकताएं जो लंबे समय तक चलेगी, उनको पूरा करने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। यह नए उपक्रम को स्थापित करने, जैसे एक व्यवसायी है या फर्म है, उसे कोई नया उपक्रम स्थापित करना है या फिर अपना जो चालू व्यवसाय है उसका विस्तारण करने के लिए इस प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है। क्योंकि व्यवसाय का फैलाव करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए एक नए व्यवसाय को या फिर नए व्यवसाय को स्थापित करने के लिए जो पूंजी की मात्रा हो चाहिए वो ज़्यादा चाहिए होती है और दीर्घकाल के लिए स्थायी रूप से चाहिए होती है। एक साथ उसका विनियोजन क्योंकि व्यवसाय में किया जाता है, तो इस प्रकार की पूंजी को स्थायी पूंजी कहा जाता है। अतः इस प्रकार की आवश्यकता के लिए धन या तो स्वामित्व पूंजी या ऋण पत्रों के निर्गमन से एकत्रित किया जाता है। यदि स्थायी पूंजी की आवश्यकता है, लंबे समय तक व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता है, तो इसके लिए या तो स्वामीगत पूंजी, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, शेयर्स इशू करके, या फिर ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा इस प्रकार की कोषों की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। स्थायी पूंजी की आवश्यकता की मात्रा का निर्धारण, कि एक स्थायी पूंजी की कितनी मात्रा तक इसका जरूरत पड़ सकती है, उसकी मात्रा का निर्धारण करते समय जो भी आवश्यक तत्व हैं वह क्या क्या होते हैं किसी भी व्यवसाय के लिए। तो जैसे व्यवसाय की प्रकृति, स्थायी पूंजी की मात्रा किसी भी व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है कि उस व्यवसाय की प्रकृति क्या है, किस प्रकार की वस्तु का वे उत्पादन कर रहा है। तो इस बात पर निर्भर करती है कि व्यवसायी को स्थायी पूंजी की आवश्यकता कितनी है। उसे प्लांट व मशीनरी में अधिक इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है या फिर नॉर्मल ही उसके कम स्थायी पूंजी में निवेश किए बिना ही उसका कार्य हो सकता है।
तो ऐसे उपक्रम जिनमें प्लांट मशीनरी पर भारी निवेश की आवश्यकता होती है, अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, उसमें जो है स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, जबकि थोक व फुटकर व्यापारी को स्थायी संपत्ति के लिए थोड़े ही रकम की आवश्यकता होती है। जो थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है, जो लगातार जिनका जो अपने माल का संचालन, माल का क्रय विक्रय करते रहते हैं, उन्हें स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। उत्पाद के प्रकार पर भी निर्भर करता है कि स्थायी पूंजी की मात्रा की आवश्यकता कितनी है। कि लोहा है, सीमेंट है या ऑटोमोबाइल का उत्पादन करने वाली इकाइयों को अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में लोहा, सीमेंट, ये बड़े बड़े उद्योग होते हैं, बड़े बड़े उपक्रम होते हैं, तो इनमें इन्वेस्ट करने के लिए जो पूंजी की मात्रा चाहिए वो अधिक पूंजी की मात्रा चाहिए, स्थायी पूंजी की आवश्यकता इसमें अधिक होती है। जबकि जो अन्य छोटे मोटे व्यापारी हैं, छोटे मोटे कार्यों का संचालन करने वाले हैं, उन्हीं के लिए जो है स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। व्यवसाय का आकार, अगर बड़े स्तर का व्यवसाय है, वृहद पैमाने पर जब उत्पादन किया जाता है, तो उसके लिए स्थायी पूंजी भी की जरूरत भी ज्यादा होगी। तो व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है कि स्थायी पूंजी की आवश्यकता कितनी है। तो वृहद पैमाने पर उत्पादन करने वाली फर्म को अधिक दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन की प्रक्रिया, ऐसे उपक्रम जो स्वचालित मशीनों से उत्पादन करते हैं, उनको अर्ध स्वचालित मशीन व शारीरिक श्रम द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करने वाली उपकरणों से अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसे उपक्रम जो पूरी तरीके से मशीन पर ही निर्भर है, सारा कार्य जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है, स्वचालित मशीनों के द्वारा, तो उनमें निवेश करने के लिए जो स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। और यदि ऐसे उपक्रम है जो पूरी तरीके से मशीनों पर निर्भर नहीं है और जो अर्ध स्वचालित मशीनें हैं या फिर शारीरिक या व्यक्तियों के द्वारा वहां कार्य किया जाता है, तो वहां पे फिर स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। स्थायी संपत्ति प्राप्त करने की विधि, कि स्थायी जो संपत्ति है उसको यूज कैसे किया जा रहा है, उसे प्राप्त किस विधि के द्वारा उसे प्राप्त किया जा रहा है, इस पर भी स्थायी पूंजी की मात्रा का निर्धारण निर्भर करता है। तो स्थायी संपत्ति को पट्टे पर या किश्त में खरीदने की अपेक्षा नगद क्रय करने पर अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यवसायी है, उसने स्थायी संपत्ति यानी कोई प्लांट है, भवन है या मशीनरी है, उसको नगद क्रय कर लिया, तो उसके लिए अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। परंतु यदि उसने पट्टे पर ले लिया, यानी कुछ समय के लिए किराए पर ले लिया, या उसने धीरे धीरे एक साथ ना पैसा चुकाकर धीरे धीरे किश्तों में अगर वो उसको क्रय कर रहा है, तो उसके लिए कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता रहती है। कार्यशील पूंजी, दूसरी पूंजी होती है कार्यशील, जो लगातार व्यवसाय में काम में ली जाती है, कार्यशील पूंजी कहलाती है, जो कार्यों के दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के लिए। तो यह पूंजी जो चालू संपत्तियों जैसे देनदार है, स्टॉक है, इसमें निवेशित होती है। जो हमारी करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने वाली जो पूंजी होती है, उसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। यह दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रयोग आती है। इसे चक्रीय पूंजी भी कहते हैं, क्योंकि ये लगातार व्यवसाय में चलती रहती है, कि नगद से संपत्तियों में, संपत्तियों से नगद में परिवर्तित होती रहती है। जैसे देनदार है, देनदार बने, देनदार से हमने माल पैसा ले लिया तो नगद में परिवर्तित हो जाएगा, फिर माल बेचेंगे, फिर देनदार बनेंगे, फिर नगद उनसे मिल जाएगा। तो इस तरीके से यह घूमती रहती है, इसलिए से चक्रीय पूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि यह नगद से चालू संपत्ति की ओर और चालू संपत्ति से नगद की ओर घूमती रहती है। जैसे स्टॉक खरीदा, स्टॉक आया मार्केट में, फिर माल बन के तैयार हुआ तो कैश आ गया, तो इस तरीके से यह व्यापार में घूमती रहती है, तो इसलिए इसे चक्रीय पूंजी भी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी का वह भाग जो स्थायी प्रकृति का है, उसे स्थायी कार्यशील पूंजी कहते हैं, तथा अन्य भाग को अस्थायी कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी है, उसकी मात्रा के निर्धारक तत्व क्या क्या होते हैं, यह भी व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। कि उधार विक्रय करने वाली व्यावसायिक इकाई को अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय की प्रकृति, ऐसा व्यवसाय जो उधार विक्रय करता है, यानी माल को उधार में अपने ग्राहकों को बेचता है, तो उसे
उस व्यावसायिक इकाई को अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह उसके पास नगद की कमी होगी। और यदि व्यवसाय अधिक जो है उधार विक्रय नहीं करता तो उसे कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। व्यवसाय का आकार, बड़े आकार वाले को अधिक, यानी बड़े आकार वाली कंपनी है, बड़े आकार वाला व्यवसाय है तो उसे अधिक कार्य, क्योंकि उसका कार्य भी अधिक होगा तो उसे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी अधिक होगी। और छोटे आकार वाले व्यवसाय को कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन चक्र की समयावधि, यानी जो माल है कच्चे माल से निर्मित माल में बदलने में जो समय लग रहा है, उत्पादन होने में जो समय लग रहा है, उसे उत्पादन चक्र कहा जाता है। तो यदि समय अधिक लग रहा है तो कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी, और समय कम लग रहा है तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी कम होगी। कच्चे माल से निर्मित माल में लगने वाला समय उत्पादन चक्र कहलाता है। उत्पादन चक्र की अवधि लंबी होने पर अधिक कार्यशील पूंजी तथा कम होने पर कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इन्वेंट्री आवर्त दर, यानी तैयार माल को मार्केट में बिकने में लगने वाला समय, कि जो इन्वेंट्री है, माल है वो तैयार हो गया है, अब उसको बिकने में कितना समय लग रहा है। यदि समय अधिक लग रहा है तो नगद की कमी रहेगी, तो कार्यशील पूंजी हमें पहले से ही अलग से रखनी पड़ेगी, तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी। और यदि इन्वेंट्री आवर्त दर कम है, जल्दी जल्दी माल बिक जाता है, तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। तो तैयार माल की बिक्री में लगने वाला समय इन्वेंट्री आवर्त दर कहलाती है। जिस फर्म की इन्वेंट्री आवर्त दर अधिक है उसे कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, और कम इन्वेंट्री आवर्त दर वाली फर्म को अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। साख नीति, एक फर्म की साख नीति कैसी है? अगर उदार साख नीति है, यानी वह ग्राहकों को उधार में माल बेच रहा है तो उसे अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है। और यदि वह कठोर साख नीति वाला है, सशर्त यानी निश्चित समय पर पैसे वसूलने वाला, या फिर जो है रोकड़ में ही माल बेचता है, तो उसे कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो साख नीति के अंतर्गत यह भी देखा जाता है, यदि एक फर्म है उसके अपने आपूर्तिकर्ता से उधार के अंदर माल खरीद लिया है तो भी उसे कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जो फर्म है उसकी अगर उदार साख नीति अपनाती है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, और यदि उसकी साख प्रदान करने की नीति कठोर है तो उसे कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। मौसमी उतार चढ़ाव, यानी मौसमी ऐसे व्यवसाय जो मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं, यानी मौसमी वाले जो जैसे ऊनी कपड़े हैं वो मौसम विशेष का उत्पादन करने वाले व्यवसाय है। तो ऐसे व्यवसाय मौसमी उत्पाद का विक्रय करने वाली फर्म को अधिक कार्यशील पूंजी की, तथा अन्य फर्म, ऐसी फर्में ऐसा कार्य जो पूरे साल भर लगातार चलता है, उन्हें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो आज हमने पढ़ा कि एक व्यवसायी द्वारा वित्तीय नियोजन किस तरह किया जाता है, और जो स्थायी पूंजी है, कार्यशील पूंजी है, उनका निर्धारण किन किन तत्वों पर निर्भर करता है। थैंक यू।